नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज चावला है। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं बोन ग्राफ्ट कब यूज़ करते हैं फुट एंड एंकल सर्जरी में, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ से करें। क्योंकि बहुत बारी पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास स्पेशली फ्यूजन सर्जरी के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पे बोन ग्राफ्टिंग मेंशन्ड होती है। तो पेशेंट काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि बोन ग्राफ्ट निकालने के लिए हम कहीं और से हड्डी लेंगे तो उसके कहीं नुकसान तो नहीं है, उसके कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है। तो ये सबसे कॉमन कंसर्न होता है पेशेंट्स का। तो आइए इसी को ही हम एड्रेस करते हैं। देखिए, फुट एंड एंकल सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो ट्रॉमा सर्जरीज होगी जिसमें हम अपने फ्रैक्चर्स को फिक्स कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज केसेस अराउंड द एंकल, इवन टेलर्स, कैल्केनियम, इन सब में बोन ग्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी जगह पे बोन लॉस हो गया है सिवियर, तो फिर हमें बोन ग्राफ्ट चाहिए हो सकता है। सिमिलरली अगर हम इलेक्टिव सर्जरीज की बात करें तो मोस्ट कॉमनली बोन ग्राफ्ट कहाँ चाहिए होता है, अगर हड्डी कोई टूटी है और वो जुड़ी नहीं है, नॉन यूनियन में चली गई है, या फिर हम कोई फ्यूजन सर्जरी कर रहे हैं, जोड़ जाम कर रहे हैं, या कोई सिस्ट वगैरह बनी हुई है उसको जब क्लियर अप कर रहे हैं तो बोन ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये कॉमन होती हैं चीज़ें। बोन ग्राफ्ट के डिफरेंट साइट्स होते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फुट एंड एंकल सर्जरी पर से, और कितना वॉल्यूम हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम बोन ग्राफ्ट जो है वो ले सकते हैं। तो अगर हल्का फुल्का वॉल्यूम चाहिए, जैसे कि हम टो की सर्जरी कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है, छोटा मोटा डिफेक्ट है, एंकल की आर्थ्रोस्कोपी से हम फ्यूजन कर रहे हैं, उसमें डिफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम वो बोन ग्राफ्ट जो है एडी की हड्डी या कैल्केनियम से बहुत कॉमनली ले सकते हैं। सिमिलरली लेग में डिस्टल टिबिया से या प्रॉक्सिमल टिबिया से भी ले सकते हैं। इन जगहों का एडवांटेज ये है कि आप जब क्लीनिंग ड्रेपिंग कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा एरिया आपके पास एक्सपोज ही होता है, तो उसमें से आप बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं। और क्योंकि ऐसी कोई भी सर्जरीज में बोन ग्राफ्ट दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट उस पर वजन नहीं देता, वेट बेयर नहीं करता, तो उसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तक वजन देने का टाइम आएगा तब तक वो बोन ग्राफ्ट की जगह भी हील कर जाती है। बट हैविंग सेड दैट, ये मैं कहूँगा 20 to 30% केसेस में ही होता है। 70 to 80% ऑफ द केसेस में जब हमें बोन ग्राफ्ट चाहिए तो हमें अमाउंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए, या फिर स्ट्रट ग्राफ्ट चाहिए होते हैं जो कि ट्राइकॉर्टिकल होते हैं। तो ऐसे केस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कूल्हे की हड्डी या आइलियक क्रेस्ट जिसको कहते हैं वहाँ से लेते हैं। तो उसमें पेल्विस के पास इस एरिया में इतना बड़ा कट आता है और उसमें से बोन ग्राफ्ट निकाला जाता है। क्या बोन ग्राफ्ट सिर्फ यही है या कोई और भी है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? देखिए, बोन ग्राफ्ट जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है जब आप एक ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जिसमें आपको हीलिंग का डर लग रहा है या कोई ख़तरा है। आइडियल एंड बेस्ट बोन इज़ योर ओन बोन, जिसको हम कहते हैं ऑटोग्राफ्ट, और वो जैसे मैंने बताया आइलियक क्रेस्ट से ली जाती है। तो एक ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसका ड्रॉबैक के नाम पे एक स्कार और पेन के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जनरली बोन ग्राफ्ट जब आइलियक क्रेस्ट से लिया जाता है, जब हिप से लिया जाता है, तो उसके बाद पेशेंट्स को थोड़ा पेन रहता है जो कि शुरू के 1-2 हफ्ते उनको बॉदर करता है। बट अगेन सेम साइड से ही लिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स टॉलरेट कर पाते हैं, दूसरी साइड से हम अवॉइड करते हैं। ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस होते हैं बट वो रिलेटिवली कम है। आई हैव नेवर कम अक्रॉस उसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कभी भी हुई हो, ठीक है ना। बट हाँ, एक स्कार रहता है जिसकी वजह से पेशेंट्स कभी कभी कंसर्न रहते हैं। क्या यही इकलौता सोर्स है बोन ग्राफ्ट का आपकी बॉडी? अगर आप अपनी बॉडी से नहीं निकलवाना चाहते तो देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड एज एलोग्राफ्ट, जो कि डेड लोगों के बोन्स लेके उसको प्रिजर्व किए जाते हैं। एलोग्राफ्ट की अवेलेबिलिटी इंडिया में अभी काफ़ी बड़ा कंसर्न है। जो इंडिया के बाहर, लाइक व्हेन आई वाज इन सिंगापुर या यूके, तो वहाँ पे एलोग्राफ्ट बहुत ही कॉमन एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन मोड्स ऑफ डूइंग अ बोन ग्राफ्टिंग था। एलोग्राफ्ट का हीलिंग पोटेंशियल जो है वो ऑटोग्राफ्ट से कम है। ऑटोग्राफ्ट का हीलिंग पोटेंशियल बेटर है। सो डेफिनेटली उस मामले में एलोग्राफ्ट वैसे भी थोड़ा सा इन्फीरियर ही रहता है। एक्सपेंसिव भी होता है, कॉस्ट भी आती है, बट आपको कहीं और इंसिजन नहीं देना पड़ता। और अगर हम सर्जन की बात करें तो सर्जन के लिए वो एक ये सहूलियत है कि आपको
एक अलग से कट नहीं देना, आपका वो सर्जिकल टाइम बचता है क्योंकि आपके पास सीधा बोन आ जाती है। क्या बोन ग्राफ्ट सब्सटीट्यूट यूज़ किए जा सकते हैं? वेल, अगर आपका काम सिर्फ बोन स्टिमुलेशन है और आपको कोई डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे, तो फिर आप कभी कभी बोन ग्राफ्ट के बदले सब्सटीट्यूट्स या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे BMAC हो गया, बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट, या फिर BMP हो गया, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये चीज़ें हेल्प कर सकते हो स्टिमुलेशन के लिए। सिमिलरली कुछ केसेस, लिमिटेड मैं कहूँगा, एक पर्टिकुलर केस, जैसे हम अगर फ्लैट फुट में एक प्रोसीजर होता है लैटरल कॉलम लेंथनिंग, उसमें हम नॉर्मली बोन ग्राफ्ट लेते हैं। अगर मैं वो एडल्ट में कर रहा हूँ तो मैं उसमें एक सब्सटीट्यूट बोन ग्राफ्ट ही लेता हूँ, जिसको हम कहते हैं बोन वेजेस होते हैं, वो मैं लगा के उससे लैटरल कॉलम लेंथनिंग करता हूँ। उसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज़्यादा होती है, बट उसको लगाने के बाद पेशेंट को एक अलग से इंसिजन नहीं देना पड़ता, तो उसके फ़ायदे जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। तो डेफिनेटली bone graft in orthopedic and especially in foot and ankle surgery is still, I think, considered to be a very important adjunct in treatment of most of my procedures. Thank you very much.